नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता आपका सी प्रोग्रामिंग क्लास में वापस से स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या है, किस तरह से हम एक सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या किस तरह से हम कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं सम ऑफ 2 नंबर का या एवरेज ऑफ 2 नंबर का। हमने प्रीवियस क्लास में एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लोचार्ट के बारे में विस्तृत में चर्चा की थी कि किस तरह से हम एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम की जो इनिशियल फेजेस हैं, जो हमारी 2 फेजेस थी, पहली थी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरी थी इम्प्लीमेंटेशन। जो पहली फेज थी प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले हम सूडो कोड बनाते हैं, सेकंड नंबर पर फिर उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, थर्ड नंबर पर फिर हम उसकी क्या कहते हैं फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो हमने जो कल आपके जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज को क्लियर कर लिया था। अब जो नेक्स्ट फेज थी प्रॉब्लम एनालिसिस की वो थी आपकी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आपने जो फ्लो चार्ट बनाया है, अब आप उस फ्लो चार्ट को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, किस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चूंकि हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो हम जितने भी फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, जितने भी एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे, उन सबकी जो प्रोग्रामिंग है वो सी प्रोग्रामिंग में करेंगे। फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। अब हम सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो पहला है कि जो सी प्रोग्रामिंग थी उसको डेवलप किसने किया। सबसे पहले जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले डेवलपर के बारे में पूछते हैं, निर्माता कौन था उसका, कि किसने डेवलप की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो आपकी किसने डेवलप की थी, आपके डेनिस रिची ने। फाइन, अब क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है कि हु इज डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट रहेगा आपके पास डेनिस, जो कि आपको पता है डेनिस रिची इसके डेवलपर थे, इसके निर्माता थे। सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा, ठीक है। ये देखिए, याद रखिएगा जो डेनिस रिची हैं इन्होंने सी को डेवलप किया था। सी जो लैंग्वेज है वो आपके डेनिस रिची ने डेवलप की थी। जो बिजाने हैं, मिस्टर बिजाने स्ट्रॉस्ट्रॉप्स, इन्होंने C++ डेवलप की थी। ठीक है, फाइन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। तो ए इज द राइट आंसर कि जो सी थी उसको डेवलप किसने किया था। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इट इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सी लैंग्वेज है वो आपकी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब क्या होती है जरा देखते हैं अपन। कि जो सी प्रोग्रामिंग है ये आपकी जो बेस्ड होती है इसको बोलते हैं या तो स्ट्रक्चर या बोलते हैं हम फंक्शनल। अभी इसको हम समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो या तो स्ट्रक्चर्ड होती है या फंक्शनल। और आपसे ऑप्शन में ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि आपकी जो सी लैंग्वेज है वो किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, किस तर्क पर बेस्ड है। पहला दे दिया आपको स्ट्रक्चर, सेकंड दे दिया आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड दे दिया आपके पास नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज, इस तरह से दे दिया। तो हमेशा याद रखिएगा जो सी आपकी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब क्या होता है ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जरा इसको हम समझते हैं। देखिए, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपने कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है। ठीक है, वेबसाइट जैसे कि gmail.com, facebook.com, ये सारी वेबसाइट्स है। ठीक है, वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, मतलब वेब पेजेस का समूह। ठीक है, ये आपको बनानी है।
वेब पेज क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, पेज मतलब एक आपका पन्ना या कागज जो कि अवेलेबल होता है वेब पर, यानी कि इंटरनेट पर। जो आप फेसबुक का पेज देखते हैं दैट इज वेब पेज। ओके, तो आपको एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, फाइन। अब वेबसाइट डिजाइन करने के लिए कुछ बेसिक आपके फंक्शनलिटीज होती हैं, टास्क होते हैं, कार्य होते हैं, वो आपको करने होते हैं। पहला जो कार्य होता है वो कहलाता है आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब क्या होता है कि जो ऐसा पेज जो क्लाइंट के साथ या यूजर के साथ, जो आपको जीमेल का जो वेब पेज दिखता है वो आपका कहलाता है फ्रंट एंड, ठीक है। सेकंड होता है आपका बैक एंड। बैक एंड मतलब सपोज कीजिए मेरी, जैसे सपोज कीजिए मेल आईडी है सचिन गुप्ता, ठीक है। मैंने पासवर्ड डाला, मेरा पासवर्ड था 12345, ठीक। अब जब मैंने लॉगिन किया, मैंने ये पासवर्ड की जगह ये डाल दिया 1234, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर वो पासवर्ड को क्या करेगा, डेटाबेस से उठाएगा, डेटाबेस से पिक करेगा कि एक्चुअल में सचिन गुप्ता का जो पासवर्ड था वो ये था, फाइन। और पासवर्ड क्या है आपके, आपने एंटर किया है, क्या किया है 1234, ठीक है। तो ये जो पिक करने का काम होता है, ठीक है, पिक करने का काम होता है, जो डेटाबेस में स्टोर होती है वैल्यूज, वो कहलाती है आपकी बैक एंड। तीसरा होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब क्या है कि सपोज आपने कोई जीमेल पे नया अकाउंट बनाना है, आपने बनाया सचिन गुप्ता के नाम से, तो वहां पर आता है कभी कभी कि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, कि ये अकाउंट इस नाम से पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने आपकी मेल आईडी को बाकी जितनी भी मेल आईडीज हैं जीमेल की, उन सबसे चेक किया, और अगर मिल जाती है कोई भी मेल आईडी तो ये शो कर देगा कि अकाउंट ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये कहलाती है टेस्टिंग। एक दूसरे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर आपने यूजर, ये आपका पासवर्ड था 12345, अब आपने एंटर किया 1234, तो वो आप बता देगा इनकरेक्ट यूजर नेम या पासवर्ड, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड की जो मैचिंग हुई है, ठीक है, ये एक दूसरा पार्ट है टेस्टिंग का। फोर्थ, जो फोर्थ स्टेप होती है, जो आपका चौथा स्टेप होता है, वो कहलाता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि कभी कभी जीमेल नए नए आपके वर्जन्स लेके आता है, कि कभी कंफर्टेबल जोन्स में होता है, कोजी टाइप का होता है, या आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ किसके अंदर आता है, मेंटेनेंस के अंदर। तो ये बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं, जिसमें पहली फंक्शनलिटी है फ्रंट एंड डिज़ाइन करना, सेकंड फंक्शनलिटी है बैक एंड डिज़ाइन करना, तीसरी फंक्शनलिटी है, तो तीसरा कार्य है वो है टेस्टिंग, और जो चौथा कार्य है वो है मेंटेनेंस। अब क्या है, जब जीमेल का जो टीम लीडर है, उन्होंने क्या किया, 4 टीम बना दी। टीम 1 जो कि फ्रंट एंड को डिजाइन करेगी, टीम 2 जो कि बैक एंड को डिजाइन करेगी, टीम 3 जो कि टेस्टिंग पर वर्क करेगी, कार्य करेगी, और जो टीम 4 है वो मेंटेनेंस पर वर्क करेगी। तो ये जो आपने 4 टीमें डिवाइड की, यानी कि 4 टीम्स को आपने अलग अलग फंक्शंस दे दिए, तो ये कहलाता है आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग। समझे कि यानी कि आपने जो 4 टीम्स थी, उन 4 टीम्स को आपने अलग अलग फंक्शंस दे दिए। पहली टीम को आपने फ्रंट एंड का काम दे दिया, सेकंड टीम को आपने बैक एंड का काम दे दिया, थर्ड टीम को आपने टेस्टिंग का काम दे दिया, और जो फोर्थ टीम है उसको आपने मेंटेनेंस का काम दे दिया। तो इस तरह क्या होगा, आपका जो कार्य है, जो आपका प्रोजेक्ट एम है जीमेल डिजाइन करना, तो वो क्या होगा, आपकी जो स्पीड है, जो एग्जीक्यूशन स्पीड है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो डबल आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। एक साथ चारों टीम पैरेलली काम करेंगी। एक तो ये होता है कि पहले ये टीम का पहली टीम काम करेगी, पहली टीम काम करने के बाद दूसरी टीम काम करेगी, दूसरी टीम काम करने के बाद तीसरी टीम काम करेगी, और देन फोर्थ टीम काम करेगी, या एक साथ चारों टीम पैरेलली एग्जीक्यूट करें। तो ये कहलाता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग की एक खासियत होती है कि ये आपका क्या होता है, जो कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी बिगर फंक्शन होता है, कोई भी बिगर टास्क होता है, उसको सब टास्क या सब फंक्शंस में डिवाइड या तोड़ देता है। तो जैसे आपके पास कंप्लीट टास्क क्या था, जीमेल डिजाइन करना, आपने उस कंप्लीट फंक्शन को 4 सब फंक्शंस में तोड़ दिया। तो यही कहलाता है आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, और ये कहलाता है आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी प्रोग्रामिंग जो है आपकी, वो किस लैंग्वेज, किस कंसेप्ट पर वर्क करती है। तो आपको हमेशा याद रखना है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पर वर्क करती है, या उसका दूसरा नाम है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। कुछ भी आ सकता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी आ सकता है, या फंक्शन भी आ सकता है।
तो आपको याद रखना है कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन ऑफ सी कंसिस्ट ऑफ टर्म्स दैट आर वेरी क्लोज सेम टू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसको देखते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। जरा इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए बेसिकली जो लैंग्वेजेस हैं, जो आपकी भाषा है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, पहली जो है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल भाषा। सेकंड है जो आपकी, वो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो सेकंड है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। पहली है आपकी लो लेवल लैंग्वेज और सेकंड है आपकी हाई लेवल है। इनके बारे में जरा देखते हैं क्या होती है लो लेवल लैंग्वेज। पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की, कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। नाम से पता लग रहा है लो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब क्या होती है ये लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज? क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि आपकी 0 और 1 पर कार्य करती है, ठीक है, जो 0 या 1 पर कार्य करती है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो आपकी 0 और 1 पर कार्य करती है। अब ये तो आपको पता है कि कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी जो कंप्यूटर है वो आपका मशीन सिस्टम जो है वो 0 और 1 पे, या कह सकते हैं बाइनरी, ओके, बाइनरी पर कार्य करता है। आप कुछ भी इनपुट दीजिए उसको वो कन्वर्ट कर देता है 0 1 में, ठीक है, बाइनरी पे। तो ऐसी लैंग्वेज जहां हम इनपुट, जहां हम इंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं निर्देश, अगर निर्देश हम 0 1 में दे रहे हैं तो वो लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? आपकी लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। अगर सपोज कीजिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं अपन कि जब आप लिखते हैं www.google.com, यह आपने एड्रेस बार में लिखा कि मुझे google.com पे जाना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो वहां पर क्या आएगा, नीचे साइड बार में आएगा कुछ इस तरह से, कनेक्टिंग टू आईपी एड्रेस 197, कुछ इस तरह से 197.2.2 कुछ इस तरह से है। मतलब आपने ये लिखा है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट सर्वर पर इसका कोई मतलब नहीं है, उस पर इसका मतलब है, ठीक है, क्योंकि मशीन जो है वो 0 1 या कोई यूनिक एड्रेस को आइडेंटिफाई करती है। तो ये कहलाता है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है, जिसके थ्रू ये google.com को आइडेंटिफाई करेगा। उसी तरह से सपोज मैंने लिखा हेलो या सचिन, ये लिखा, आपने इनपुट दिया कीबोर्ड से सचिन, इसको क्या करेगा, वो जो मशीन है वो इसको 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपने लैंग्वेज में 0 1 में इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है, 0 1 में इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो वो लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? आपकी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है फास्टर। आपने 0 1 में, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दिए, मशीन भी 0 1 में समझ रहा है इंस्ट्रक्शन, तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, सपोज
2 पर्सन है, ठीक है, ये भी इंडियन है और ये भी इंडियन है, इस तरह से समझते हैं, ठीक है। दोनों की भाषा हिंदी। इसने कुछ बोला नमस्ते, ये ऑटोमेटिकली जवाब दे देगा नमस्ते, आप कैसे हो, ये मैं ठीक हूं, आप कैसे हो। तो इनमें क्या है, कहीं पर भी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, कहीं पर भी आपकी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो लैंग्वेज कहलाती है आपकी कहलाती है मशीन लैंग्वेज, यानी कि मशीन 0-1 समझता है, आपने भी 0-1 में इंस्ट्रक्शंस दी, तो दैट्स वाई ये जो लैंग्वेज होती है वो फास्टर होती है, ठीक है। अब हम दूसरी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। दूसरी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं जो होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज? ये क्या होती है, इसमें आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं टोकन्स देते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको प्रोग्राम एक एल्गोरिथम बताया था, प्रीवियस वीडियो में एक एल्गोरिथम बताई थी जिसमें था कि यदि स्टूडेंट के मार्क्स 50 हैं या 50 से ज्यादा हैं तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, ओके, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो आपने लगाया था कि इफ अगर मार्क्स हैं तो पास, मार्क्स ग्रेटर देन 50, अदरवाइज फेल। तो यहां पर क्या है, ये इफ यदि, तो यहां पर क्या कर रहे हैं आप, इंग्लिश स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे हैं। तो वो लैंग्वेज कौन सी कहलाती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी कहलाती है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर जो लैंग्वेज आती है, हम सी पढ़ रहे हैं, C++ भी होती है, जावा भी होती है। अभी आपको ये याद रखना है कि जो सी लैंग्वेज होती है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी जो लैंग्वेज है वो कौन सी लेवल लैंग्वेज है, तो याद रखना है आपको, इट इज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसमें प्रिंट करने के लिए ये यूज करेंगे। अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है तो इफ यूज करेंगे, ठीक है, इफ एल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स है, कोई शर्त अगर आपकी कोई जो आपने कंडीशन दी है वो फॉल्स असत्य है तो वो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा अपन इसलिए क्योंकि सी जो लैंग्वेज है वो आपकी कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स मतलब कि अगर आपको एडिशन करना है, जैसे आपने देखो इफ एल्स लिखा हुआ है, अगर कुछ और भी हैं, लूप्स वगैरह भी हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। कंटेन्स एडिशनल फीचर्स दैट अलाउस टू बी यूज्ड एट लोअर लेवल एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेज। जरा इसको समझते हैं, देखिएगा। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो स्लोअर होती है। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन कर रहा है सिस्टम से, ठीक है, एक सिस्टम से इंटरेक्ट। अब ह्यूमन बीइंग है, इसने डेफिनेटली आपके इंग्लिश में ही स्टेटमेंट्स देगा, ठीक है। सी लैंग्वेज की हम बात करें, सी प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम बनाया उसने, लेकिन जो सिस्टम है वो 0-1 समझता है, उसको नहीं पता इफ का मतलब क्या होता है, उसे नहीं पता प्रिंट का मतलब क्या होता है, उसे कुछ भी नहीं पता। उसे पता है कि 0 और 1 लैंग्वेज में होना चाहिए। या दूसरा एग्जांपल के तौर पे लें, पहले सिंपल, सपोज कीजिए एक इंडियन है, एक कोई आपका दूसरा अदर सिटीजन है, जर्मन ले लीजिए, जर्मनी का है, जर्मनी का, और ये है इंडियन, इंडिया से, ठीक है। ऑब्वियस है ये हिंदी बोलेगा या इंग्लिश बोलेगा, ये आपका जर्मन लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो हिंदी बोलेगा, वो जर्मन लैंग्वेज बोलेगा, तो ऑब्वियस है इन दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर होगा जो क्या करेगा, जो इंडिया से जो आपका जो स्टूडेंट है या जो भी पीपल है उसको चेंज करेगा जर्मन लैंग्वेज में, और जो जर्मन को वापस से वो इंडियन लैंग्वेज में चेंज करेगा। तो ये जो ट्रांसलेटर है, ऑब्वियसली इसको कुछ टाइम लगेगा
चेंज करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए। तो इसलिए ये क्या होता है, आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, स्लोअर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाई लेवल जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, इंग्लिश टोकन्स हैं, उनको 0-1 में चेंज करना होता है, इसलिए आपको यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो स्लोअर होती है। अब इसके लिए दो ट्रांसलेटर यूज होते हैं। पहला होता है कंपाइलर और सेकंड होता है इंटरप्रेटर। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही ट्रांसलेशन करते हैं, दोनों ही सी लैंग्वेज को, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको चेंज करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। तो फिर दोनों की जरूरत कहाँ है? ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो पूरा कोड है एक साथ जाता है और पूरा की पूरा कोड आपके 0-1 मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। ओके, पूरा की पूरा कोड एक साथ बल्क में जाता है और पूरा की पूरा कोड जो है वो आपका 0-1 में चेंज हो जाता है। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन जाता है। पहली लाइन जाएगा वो 0-1 में चेंज होगा, सेकंड लाइन जाएगा वो 0-1 में चेंज होगा, थर्ड लाइन वो 0-1 में चेंज होगा, फोर्थ लाइन एंड सो ऑन, इस तरह से। तो एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, कि कंपाइलर जो है वो कंप्लीट कोड को एक साथ 0-1 में कन्वर्ट कर देता है और जो इंटरप्रेटर है वो आपका क्या करता है, लाइन बाय लाइन को 0-1 में चेंज करते। दोनों ही चेंज हैं, ट्रांसलेटर दोनों हैं, लेकिन ये आपके कंप्लीट कोड को करता है, ये लाइन बाय लाइन को चेंज करता है। अब आगे देखते हैं। फाइन, सिस्टम प्रोग्रामिंग एज वेल एज एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब आपको कोई ऐप बनाना है, जैसे कोई, जिस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं अपन, जैसे कि कोई आपने गेम बनाना है, ठीक है, आपने कोई यूटिलिटी प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए आप सी प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हो। अब देखिए कि किस तरह से हम सी प्रोग्रामिंग के जो बेसिक सिम्टम्स है, जैसे कि आपने कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें होता है बेसिक टर्म्स जो यूज़ होती हैं। नॉर्मली हम जो कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या क्या यूज़ होती है, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला है कि क्या क्या यूज़ हो सकता है। चूँकि मैंने ये बताया कि जो सी लैंग्वेज है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है दैट इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग, मतलब जैसे हम आम भाषा में, जो आम लोग हैं जो बात करते हैं उसी भाषा में ऑलमोस्ट हम उनको यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो ये कहलाती है आपकी सी प्रोग्रामिंग। जैसे हम इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फाइन, हम इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, हम इसके अंदर 0-1 के अंदर आपके न्यूमेरिक 0-1 से लेकर 9 तक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है 24 स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, 0 से 9 तक है। कोई नाम लिखना है, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर A to Z है, ठीक है, कैपिटल टू स्मॉल। फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, सिंबल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। सिंबल जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये यूज़ करूँ या कोई मेल आईडी, ठीक है, इसको भी मैं सी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकता हूँ। या कोई डॉलर, ठीक है, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सिंबल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिएगा, सबसे पहला एक टर्म आती है टोकन्स, कि टोकन्स क्या होते हैं। ये एक टर्म है कि टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा पे जाएं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, या कह सकते हैं प्रोग्रामिंग की सबसे छोटी इकाई, जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। हम एक प्रोग्राम में देखेंगे टोकन्स क्या होते हैं। हर चीज जो प्रोग्राम में यूज हो रही है वो सब की सब क्या कहलाते हैं, टोकन्स,
ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर आपने ये यूज किया है प्रोग्राम में, ये भी एक टोकन है। अगर आपने 1 2 3 यूज किया है, ये भी एक टोकन है। ठीक है, अगर आपने 1 एक सिंपल नंबर यूज किया है, ये भी एक टोकन है। अगर 20 है तो ये भी एक टोकन है। अगर आपने कोई नाम यूज किया है, ठीक है, एकेडमी, तो ये भी एक टोकन है। मतलब ऐसी यूनिट, सिंगल यूनिट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता। अब आप बोलेंगे सर इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो इस वैल्यू को स्टोर किया है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल यूनिट की तरह स्टोर किया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके सारे टोकन्स हैं। हर यूनिट, हर सिंगल यूनिट जो प्रोग्रामिंग में यूज होती है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके टोकन्स। आगे देखेंगे, दिस टोकन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल, यही बताया गया है, इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ द प्रोग्राम। अब इसमें टोकन्स में जो बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है आपका आइडेंटिफायर्स, सेकंड होता है कीवर्ड्स, थर्ड होता है कांस्टेंट, फोर्थ होता है ऑपरेटर्स, और फिफ्थ जो पार्ट होता है आपका होता है पंक्चुएशन मार्क्स, सिंबल्स। सिंबल्स में आपके ये सारे सिंबल्स हैं। ठीक है, फाइन। अब जरा एक एक पर अपन नजर डालते हैं कि क्या क्या होते हैं। ओके, देखिएगा कि ये क्या होता है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वर्ड समझते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है। आइडेंटिफायर मतलब होता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, जिसको हम पहचान सके। तो ये वर्ड है आइडेंटिफायर्स। ओके, ये क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड और एक होता है सिस्टम डिफाइंड। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड पर अपन पहले बात करते हैं कि यूजर डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, पहले हम यूजर डिफाइंड पर बात करते हैं कि यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है, 2 नंबर का सम करना है। ओके, 2 नंबर का सम करने के लिए आपको पहला नंबर लेना पड़ेगा। सपोज मैंने पहला नंबर लिया 2 और दूसरा नंबर लिया मैंने 3। इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करके डेफिनेटली 5 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मुझे सपोज कीजिए शरबत बनाना है। ठीक है, शरबत बनाने के लिए मुझे चाहिए वाटर, पानी। ठीक है, या एक नॉर्मल आप कह सकते हैं स्वीट वाटर बनाना है, मीठा पानी। ये लेते हैं, मुझे चाहिए पानी, सेकंड मुझे चाहिए शुगर, चीनी। ठीक है, इन दोनों को जब मिला देंगे तो आपका मीठा पानी बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं इन दोनों कैसे हम लिंक करते हैं। देखिए यहां पर भी 2 नंबर है, यहां पर भी 2। अब ये जो वाटर है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आएगा, हाथ में तो लेके नहीं जाओगे, कुछ जग, कुछ ग्लास, किसी में तो स्टोर करोगे इस वाटर को। ठीक है, तो ये जो जग ग्लास होता है, जग होगा, ग्लास हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, बेसिकली इस वाटर को स्टोर करने के लिए एक प्लेस हो गया। ठीक है, सिमिलरली शुगर, शुगर को भी आप हाथ में नहीं लेके जाओगे, किसी कंटेनर में, किसी प्लास्टिक के डब्बे में लेके जाओगे, तो प्लास्टिक बैग। तो ये क्या हो गए, इनके बेसिकली कंटेनर्स हो गए कि वाटर के लिए आपने जग एंड ग्लास यूज किया, शुगर के लिए आपने प्लास्टिक बैग यूज किया, इन दोनों को मिला के आपका स्वीट वाटर बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका 2 और 3 है, ये भी जो 2 है वैल्यू दी है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होती है। ठीक है, किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होती है, तो उस वेरिएबल का नाम होता है आपके। अब वेरिएबल में देखिएगा, वेरिएबल में देखिएगा, जरा बात करते हैं वेरिएबल की। 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, जो वैल्यूज है, आइडेंटिफायर्स कह सकते हैं जिनको हम बात करते हैं, हम आइडेंटिफायर्स। अभी आइडेंटिफायर्स देख रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं यूजर डिफाइंड, जिनको नाम से पता लग रहा है जो यूजर, जो प्रोग्रामर है वो बनाता है आइडेंटिफायर्स। वो 2 तरह के होते हैं, पहले होते हैं वेरिएबल, ठीक है, चल, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट्स, यानी कि अच्छा। अब देखिएगा
जो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं वो होते हैं वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होते हैं। अब देखते हैं क्या होते हैं। नाम से पता लगा वेरिएबल मतलब वेरीज, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, जिसकी वैल्यू परिवर्तित हो सके, वो कहलाते हैं आपके वेरिएबल्स। कांस्टेंट यानी कि जिसकी वैल्यू अगर एक बार मैंने लिख दी 2, अब इसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता, तो वो कहलाते हैं आपके कांस्टेंट्स, उनको बोलते हैं हिंदी में अचर। ठीक है, अब आपने लिखा a = 2, इसका मतलब ये है a यहां पर क्या है, वेरिएबल। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है मतलब a क्या हो गया आपका, बेसिकली ये कह सकते हैं जग हो गया। ठीक है, उस जग का नाम है a और उसके अंदर पानी की जगह क्या है, 2 वैल्यू है। समझ गए? वापस से देखते हैं। वेरिएबल दो तरह से होते हैं, यूजर डिफाइंड, और आपके वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू को अपन चेंज कर सके। अब यहाँ पर 2 है, फिर बाद में इसमें आपने 12 स्टोर कर दिया, बाद में इसमें 123 स्टोर कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपने 1 2 3 4 स्टोर कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या चेंज हो रही है। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, परिवर्तित हो सके, वो क्या कहलाते हैं आपके वेरिएबल्स। ओके, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टेंट्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अपन, a = लिखा 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, तो a जो आपका है, जो आपने अपने मीठा पानी बनाया था उसके अंदर जग था, जो जग है वो कार्य कर रहा है, वही कार्य यहाँ पर a कर रहा है। एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो ये वैल्यू है 1 2 3 4 स्टोर होगी। ठीक है, सुरक्षित स्टोर होगी। तो ये हो गया वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये है अब सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम यूजर डिफाइंड समझ गए। यूजर डिफाइंड 2 होते हैं, एक तो होता है आपके वेरिएबल्स और एक होते हैं आपके कांस्टेंट्स। ठीक है, और सिस्टम डिफाइंड की बात करते हैं। सिस्टम डिफाइंड जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके कीवर्ड्स। उनका नाम क्या है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको एक तरह से बोल सकते हैं हम आम भाषा में कॉपीराइट। मतलब कि आपने बता दिया कि भाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, कि अगर आपने लिख दिया कि ताज होटल, तो ये क्या है, कॉपीराइट है। अब इसको आपको यूज नहीं कर सकता, कांस्टेंट है, इसको ना कोई यूज कर सकता। तो इसी तरह से होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ये आपके जो सी लैंग्वेज जब एनसीसी ने बनाई थी, डेवलप की थी, उन्होंने कुछ कांस्टेंट, कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स कर दी, कुछ वेरिएबल की वैल्यू को उन्होंने कह दिया कि अगर मैं लिखूंगा इंट, तो इसका मतलब ये है, इंट एक कीवर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये कोई इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब 0 से लेके 9 तक, 0 कोई जो ऐसी वैल्यू जो 0 से 9 से कंसिस्ट हो, 0 हो गई, 1 2 3 हो गई, 9 2 3 हो गई, 9 9 9 हो गई, ये क्या है। तो ये सबको मैं यूज करने के लिए मैं जो यूज करूंगा आइडेंटिफायर, जिसको हम कीवर्ड कहते हैं, वो क्या यूज करूंगा, इंट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रोग्राम में 3.2 यूज करना है, कि मुझे इस वैल्यू को स्टोर करना है, तो इसके लिए यूज करूंगा फ्लोट। क्या यूज करूंगा, फ्लोट। तो यहां पर जो वैल्यू स्टोर करेंगे अपन, जैसे 3.2 हो गई, कोई डेसिमल वैल्यू 1.2 हो गई, ठीक है, ये सारी वैल्यूज स्टोर करूंगा। तो ये जो है फिक्स है कि जब मेरे को कोई सी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है तो मैं फ्लोट यूज करूंगा। अगर मुझे किसी इंटीजर वैल्यू को यूज करना है तो इंट यूज करूंगा। अगर मुझे सपोज कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, सपोज सी को स्टोर करना है, तो इसके लिए यूज करूंगा CHAR। क्या यूज करूंगा, CHAR। तो ये जो है ये फिक्स है, ये स्मॉल होते हैं सारे के सारे, कोई भी इनमें अपर लेटर नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे कहलाते हैं आपके कीवर्ड्स। तो ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं आपके, ठीक है, ये जो सारे कीवर्ड्स होते हैं ये आपके आते हैं सिस्टम डिफाइंड में। और यूजर डिफाइंड में जो आते हैं वो हमने पढ़े वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। ओके, अब ये आगे
वेरिएबल जैसा कि मैंने बताया था आइडेंटिफायर के बारे में इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफिकेशन, किसी भी वेरिएबल को किसी भी कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे एक नाम देते हैं, ठीक है, और वो कहलाता है आपका आइडेंटिफायर। वेरिएबल जैसे मैंने बोला था कि ए, ओके, ए उस वेरिएबल का नाम होगा, उसको आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं, ए से, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू स्टोर करनी है कैरेक्टर टाइप की, तो मैंने नाम दे दिया उसको सपोज हेलो, ओके, तो वो आइडेंटिफाई किससे हो रहा है, हेलो से। ये देखिए नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। अब ये जो वैल्यू है, ये जो आइडेंटिफायर है, इसमें लेटर्स और डिजिट होते हैं, एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, द फर्स्ट करेक्टर इज और लेवल इज आपका या तो अंडरस्कोर हो सकता है, ओके, या कोई लेटर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। सपोज मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है 2 और दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है 3, ओके, पहली वैल्यू स्टोर करनी है 2 और जो सेकंड वैल्यू स्टोर करनी है 3। ऑब्वियस है दोनों किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की, तो इंटीजर टाइप के लिए क्या यूज करूंगा, मैंने अभी बताया इंट, क्या यूज करूंगा, इंट। इंट जो है वो वर्ड कीवर्ड है और इसका मतलब है इंटीजर, मतलब नंबर होंगे इसके अंदर 0 to 9, कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसका ये तो हो गया, इसको बोलते हैं हम डेटा टाइप, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, मतलब कि ये जो वैल्यू है स्टोर किस टाइप की करेगा, इंटीजर। अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर का नाम, a इक्वल टू 2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, इनमें से हमको वैलिड आइडेंटिफायर्स बताने हैं। पहला आइडेंटिफायर है इंट a1, सेकेंड आइडेंटिफायर है इंट a_, तीसरा आइडेंटिफायर है इंट _a1, फोर्थ है आपके पास इंट 1a। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा तो वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। हमेशा याद रखिएगा जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसके अंदर आप 0 to 9 कुछ भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट द कंडीशन इज जो पहला करेक्टर होगा वो आपका लेटर नहीं हो, सॉरी डिजिट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, जो पहला है आपका डिजिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिएगा A1, इसके अंदर दोनों हैं, ठीक है, लेकिन जो पहला है वो करेक्टर है, तो यानी कि ये है आपका वैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। इसके अंदर अंडरस्कोर है, ठीक है, तो ये भी वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि ए से जेड में है और अंडरस्कोर भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास ये भी वैलिड है क्योंकि कंडीशन सिर्फ ये है, ओनली दिस कंडीशन, ये भी आपका वैलिड है, मतलब वैध हैं सारे। ये यहां इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है आपके पास 1, जो कि गलत है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वैलिड वैध आइडेंटिफायर है या नहीं, या अवैध आइडेंटिफायर है या नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये चेक कीजिएगा जो पहला लेटर है, पहला जो कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, ओके, जो पहला है वो आपका डिजिट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। ये फर्स्ट लेटर और अंडरस्कोर भी हो सकता है, ओके, दोनों वैलिड है। बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैन बी यूज्ड। इसको देखते हैं जरा। अगर आपने लिखा
इंट a इक्वल टू 2, सेकेंड लिखा इंट a इक्वल टू 2, पूछ लिया गया बोथ आर इक्वल, बोथ आइडेंटिफायर्स, और सेकंड पूछ लिया नॉट इक्वल। या तो जो दोनों आइडेंटिफायर्स हैं इनका नेम सेम है, आइडेंटिफायर नेम इज सेम, और नॉट सेम, नॉट इक्वल। तो देखिएगा इसमें भी 2 स्टोर है, इसमें भी 2 स्टोर है, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज है वो दोनों इंटीजर इंटीजर, बस इसी का तो डिफरेंस है। तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर भी 2 स्टोर होगा, यहां पर भी 2 स्टोर होगा, ठीक है। दोनों की वैल्यूज 2 हैं, लेकिन इस जग का नाम है ए, इस जग का नाम है ये, तो बोथ आर डिफरेंट। ये जो वेरिएबल के नेम है ये डिफरेंट है, यानी कि आप ये दोनों वेरिएबल्स को एट अ टाइम यूज कर सकते हो। ओके, ए और बिग ए, स्मॉल ए, छोटा ए और बड़ा ए, आप इन दोनों को यूज कर सकते हो, और वैल्यूज भी सेम रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो। आप पर ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा और देखते थे। पहला है दे आर सिस्टम डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। ये मैं बता चुका हूं आपको कि जो डेवलपर्स थे, जो दिनेश ऋषि थे, उन्होंने कुछ फिक्स कर दिया था कि भाई जब आप इंटीजर यूज करोगे तो ये वर्ड यूज करोगे, ठीक है, जब आप फ्लोट यूज करोगे तो ये वर्ड यूज करोगे। इस तरह से उन्होंने कुछ फिक्स वर्ड्स बना दिए थे, फिक्स होते हैं, ठीक है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो वो जो फिक्स वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सिस्टम आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड, रिजर्व मतलब कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते, दे आर फिक्स्ड, रिजर्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर एज अ वेरिएबल और कांस्टेंट। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये चीज इसमें कि जो सी है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स बताइए सी के अंदर, 31, 32, 33 और 34। तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहां से देख लीजिएगा 32 कीवर्ड्स। कितने होते हैं, 32 कीवर्ड्स, जो कि ये हैं। और वो सारे की सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर पीपीटी में दिखाए जा रहे हैं। ये सारे की सारे 32 कीवर्ड्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, सबको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब अपने को यूज प्री डिफाइंड है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जब आपको कोई सपोज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जब आपको कोई डेसिमल वैल्यू यूज करनी होगी तो फ्लोट यूज करेंगे, ओके। जब आपको इंटीजर यूज करना है, इंट यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, एक है फ्लोट और एक है डबल, ये है 2, फ्लोट और डबल, ठीक है। दोनों में ही डेसिमल स्टोर होता है, यानी कि इसके अंदर भी आप 2.3 स्टोर करते हैं, इसके अंदर भी 2.3 स्टोर करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस पर इतना सा है, जरा समझिएगा कि सपोज कीजिए आपको 1 ml वाटर को कहीं स्टोर करना है और 1000 ml वाटर को कहीं स्टोर करना है। मतलब आपके पास एक बहुत ज्यादा बल्क में है और एक बार आपके पास स्मॉल में है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको कोई स्मॉल डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना है तो आप यूज करेंगे फ्लोट। अगर आपको बल्क में स्टोर करना है कोई जो उसमें डेसिमल वैल्यू है तो उसमें यूज करेंगे अपन डबल। इसी तरह से ये सेम, ठीक है। इंटीजर के लिए इंट और इंटीजर के लिए ही लॉन्ग होता है। वही डिफरेंस है जो फ्लोट और डबल में है। अगर आपको स्मॉल वैल्यूज स्टोर करनी है तो आप यूज करेंगे इंट। अगर आपको उसकी रेंज बढ़ानी है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बल्क में आपके पास इंटीजर वैल्यूज है तो वो उसके लिए आप यूज करेंगे लॉन्ग। अब जरा हम इस पर देखते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर्स, ओके, एज अ वेरिएबल और कांस्टेंट नेम। जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। सपोज कीजिए मैंने लिखा इंट a = 1, ये मैंने अभी बताया आइडेंटिफायर है, ठीक है।
जिसकी वैल्यू 1 है, इंटीजर। सपोज मैंने ये लिखा इंट इक्वल टू 1 या और इंट फ्लोट इक्वल टू ये लिखा, तो देखिएगा ना तो ये वैलिड है ना ये वैलिड है। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि ये जो इंट और ये फ्लोट है ये आपके कीवर्ड्स हैं, मतलब इनकी प्रीडिफाइंड मीनिंग है। आप इनको यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, एज अ कांस्टेंट। ठीक है, यही वो लिखा हुआ है कि आप उनको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ए को आप यूज कर सकते हो लेकिन इंट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से ही ज्ञात है कि जो इंटीजर की वैल्यूज है उसके लिए अपन इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे, या कोई डेसिमल वैल्यूज है उसके लिए अपन फ्लोट का यूज करेंगे। ओके, अब एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं। इसी में थोड़ा सा सपोज कीजिए, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं लिखता हूं इंट एक साथ लिखा है फ्लोट इक्वल टू 2। ओके, ये लिखा है मैंने। अब ये क्या वैलिड है? बिल्कुल, ये आपका वैलिड है। क्यों? क्योंकि मेरा एक इंट कीवर्ड है, एक फ्लोट कीवर्ड है, लेकिन इंट फ्लोट मेरा कोई भी कीवर्ड नहीं है, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा वैलिड है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिफायर्स। अगर मैंने लिखा इंट फिर स्पेस देके क्या ये मेरा वैलिड है? आंसर इनवैलिड। क्यों? क्योंकि यहां आ गया स्पेस। ठीक है, कभी भी जब भी आप आइडेंटिफायर्स बनाएंगे उसमें दो चीजों का याद रखना। एक तो मैंने पहली चीज बताई थी कि जो पहला कैरेक्टर है वो नंबर नहीं होना चाहिए, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी बताई है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे, जब भी कोई कांस्टेंट बनाएंगे, या जब भी कोई आइडेंटिफायर्स बनाएंगे, तो उनके बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये यूज कर सकते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं इंट अंडरस्कोर फ्लोट इक्वल टू 2। ये एकदम परफेक्ट है। ओके, क्योंकि यहां कोई स्पेस नहीं है, आपने इन दोनों को अंडरस्कोर से कनेक्ट कर दिया। तो हमने अभी तक टोकन्स के बारे में पढ़ा, फाइन। हमने आइडेंटिफायर्स पढ़े, वेरिएबल्स पढ़े, ठीक है, कीवर्ड्स पढ़े। अब हम आगे देखते हैं। वेरिएबल्स को हम पढ़ चुके हैं, वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वेरिएबल्स के बारे में अभी तक जो बताया है वो कैसे। देखिए, अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू स्टोरेज एरिया। वही बताया एग्जांपल के तौर पर कि जिस तरह से आपने मीठा पानी बनाया उसके लिए जग था जो उसको स्टोर कर रहा था, उसको संग्रहण कर रहा था, उसी तरह से जो आपने जो वैल्यूज लिखी है 2, इसको स्टोर करने के लिए एक एरिया का नाम है कि भाई कहीं ना कहीं स्टोर होगा, उस एरिया को पहचानने के लिए उसका नाम दे दिया गया वेरिएबल। ठीक है, जो इंट a इक्वल टू 2 लिख रहा हूं, 2 एक वैल्यू है जो कि आपके एक एरिया पे स्टोर होगी, उस एरिया का नाम क्या होगा? वेरिएबल। ईच वेरिएबल हैज ए स्पेसिफिक टाइप विच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल मेमोरी। जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये लिखा हुआ है इंट, ये वेरिएबल का नाम, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है? ये कीवर्ड है। ठीक है, ये बता रहा है कि इसमें जो वेरिएबल, इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की। किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की। तो इसको बोलते हैं हम डेटा टाइप। क्या बोलते हैं हम? डेटा टाइप। मतलब कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है वो
किस टाइप की स्टोर होगी, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, उसको बोलते हैं हम डेटा टाइप। आगे देखेंगे हम, ठीक है। आगे, द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। बताया मैंने अभी किस तरह से हम कीवर्ड्स को हम स्किप करते हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ जो समूह है कीवर्ड्स के, उनके थ्रू हम वेरिएबल को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ये लिखा हुआ इट मस्ट बिगिन विद लेटर और अंडरस्कोर। जो रूल्स, जो नियम हमने आइडेंटिफायर के लिए लगाए थे, वो सारे के सारे नियम इस वेरिएबल के लिए लगेंगे। अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट, ये मैंने अभी बताया। जैसे स्मॉल ए है, छोटा ए, और बिग ए, दोनों की वैल्यू सेम ली, बट दोनों के जो एरिया है, मतलब आपने सपोज कीजिए पानी लिया, एक ग्लास में लिया, एक जग में लिया, तो ग्लास हो गया आपका स्मॉल ए और जग में हो गया आपका बिग ए, दोनों आपके अलग अलग स्टोरेज एरिया होंगे। फाइन। अब कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? नॉर्मली 5 होते हैं, जिसमें पहला होता है कैरेक्टर। जब आपको सपोज कीजिए, जरा हम एक एक देखते हैं। कैरेक्टर टाइप इंट, फ्लोट, डबल और वर्ड। देखते हैं जरा कि क्या क्या होते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं कैरेक्टर की। अगर आपने लिख दिया सपोज डेटा टाइप इक्वल टू, ठीक है, तो यानी कि देखिएगा कैर का मतलब ये है, ये कीवर्ड है, फिक्स है। जब भी आपको कोई कैरेक्टर या लेटर को आपको स्टोर करना है तो उसके लिए डेटा टाइप यूज करेंगे कैर। कैरेक्टर से बना हुआ है, फर्स्ट 4 लेटर्स हैं कैर। उस वेरिएबल का नाम क्या है? ए। फाइन। और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है? जेड। ये हो गया आपके पास एक स्टोरेज एरिया, इसका नाम है ये, इसकी वैल्यू कितनी है? जेड। फाइन। एक इंपॉर्टेंट बात ये है ध्यान देने वाली, जब भी आप कोई कैरेक्टर बनाएंगे उसको आप इसमें यूज करेंगे, ठीक है, आप ये यूज करेंगे। सपोज कीजिए कैरेक्टर से बनता है आपके, जैसे सपोज करो मेरा नाम, ये बन गया स्ट्रिंग, ठीक है। ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, एस भी है, ए भी है, सी भी है, एच भी, आई है, एन भी, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखिएगा, जब इसको स्टोर करेंगे तो किस तरह से स्टोर करेंगे? कैर, क्योंकि है तो सारा कैरेक्टर। फाइन। ए, ठीक है, दिस वन इक्वल टू, अब ये क्या है? इसको बोलते हैं एरे, के लिए यूज होता है एरे। एरे क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, जब भी कोई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का समूह, तो ये कहलाता है आपका स्ट्रिंग। क्या कहलाता है आपका? स्ट्रिंग, मतलब आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनका समूह। फाइन। तो लिखेंगे इक्वल टू, दोबारा से देख लेते हैं इसको, कैर, क्योंकि कैरेक्टर हैं सारे के सारे, ए, दिस वन इक्वल टू, कोई वैल्यू स्टोर करनी है, ओके। ठीक है। अब इतना सा याद रखना है, जब आप सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेंगे उसके लिए सिंगल कोड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंगल कोड, अभी देखा था आपने। और जब कोई स्ट्रिंग यूज करेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डबल कोट्स। ये डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी कोई कैरेक्टर स्टोर करेंगे उसके लिए सिंगल कोड यूज होते हैं, और जब भी कोई स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो उसके लिए डबल कोट होंगे, ठीक है। डेटा टाइप दोनों का सेम रहेगा, कैर। नेक्स्ट देखते हैं, और ये क्या कहलाता है? एरे। एरे क्या होता है, किस तरह से स्टोर होता है, क्या होता है, हम आने वाली वीडियोस में इसके बारे में विस्तृत से जानकारी करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास इंट। ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं अभी वीडियो में, यानी कि एक वेरिएबल है, ठीक है, इंटीजर है और इसकी वैल्यू है 1। अब देखिए थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूं कि वेरिएबल के बारे में काफी कुछ बता रहा हूं। कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी हम अभी देखेंगे कि किस तरह से होते हैं आगे। इंट एक, अब कोई डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है, फ्लोट ए इक्वल टू
कोई डबल वैल्यू को स्टोर करना है। अब देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस किस चीज का है, जो अभी बताया 1 ml ऑफ वाटर और 1000 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 1 ml पानी और 1000 ml पानी, डिफरेंस कितना है, स्टोरेज का। ठीक है, इसमें आप ज्यादा वैल्यूज को, ज्यादा रेंज की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, ज्यादा स्टोर कर सकते हो, जबकि इसमें स्मॉल, इसकी रेंज कम होती है इन कंपैरिजन टू डबल। ठीक है, आगे देखते हैं। कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। इसी में आगे आता है लॉन्ग इंट, जो भी आपने पढ़ा था। ठीक है, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। नेक्स्ट है वॉइड। अब वॉइड क्या होता है, अभी वॉइड का मतलब इतना सा याद रखिए, वॉइड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अब रिटर्न कैसे होता है, फंक्शंस में बेसिकली होता है। फंक्शंस हम पढ़ेंगे अब डिटेल में अगले आने वाले वीडियोस में, तो वहां वर्ड का हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम, जो अब हमने कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे, कि कॉन्स्टेंट मतलब कि जिनकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यूज को आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, देखिएगा, जैसे सपोज ए है, ए की वैल्यू मैंने 1 लिख दी, तो मतलब अब इसकी वैल्यू को 10 नहीं कर सकता, एरर आ जाएगी। कोई फ्लोट है, उसकी वैल्यू 2.5 लिख दी, उसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यही है एज मेंशन्ड एन आइडेंटिफायर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए कांस्टेंट। तो बेसिकली आप देखेंगे वर्गीकरण देखा कर आइडेंटिफायर का, तो बेसिकली 2 पार्ट में आपने डिवाइड किया, 2 भाग में डिवाइड किया। पहला था यूजर डिफाइंड, सेकंड था सिस्टम डिफाइंड। यूजर डिफाइंड को आपने फर्दर 2 भागों में वापस से भागित किया। पहला था आपका वेरिएबल और दूसरा था आपका कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यूज को अपन चेंज नहीं कर सकते। फाइन, अब एक एक कांस्टेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्या होता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज इंटीजर में होती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज, सपोज जैसे 1 है, 2.5 है। ठीक है, इसमें होते हैं जैसे डेसिमल कांस्टेंट होते हैं, ऑक्टल कांस्टेंट होते हैं, हेक्साडेसिमल। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ठीक है, कि इंट ये आपका डेसिमल है। ठीक है, देखते हैं, ये है आपका डेसिमल। हमेशा याद रखिएगा डेसिमल वैल्यूज ये होती हैं 0 से 9, सबको पता है। जब 0 आ जाए, इनिशियल लीडिंग जीरोज होते हैं, तो वो बन जाता है आपका ऑक्टल नंबर। क्या बन जाता है, ऑक्टल। और जब 0x आ जाता है, तो वो आपका बन जाता है क्या, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये आपके नंबर्स हो गए। आगे देखते हैं, ये इंटीजर कांस्टेंट हो गए। नेक्स्ट देखिएगा फ्लोटिंग कांस्टेंट, मतलब जैसे कि सपोज लेते हैं अपन 2.5 वैल्यू फिक्स कर दी, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, पाई की वैल्यू फिक्स रहती है 3.14, या कह सकते हैं 22/7। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे सी का, जिसके अंदर आपको सपोज एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, तो आपको यूज करना होगा फंक्शन फॉर्मूला पाई r², जिसमें r क्या है, रेडियस,
रेडियस वैल्यू चेंज हो सकती है, यूजर रेडियस 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, 10.2 भी दे सकता है, लेकिन जो पाई है उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी 3.14। आगे भी लिख सकते हैं 3.1415 कुछ होती है, या आप 22/7 ये, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे कि आपने किसी को लिख दिया, कोई कैरेक्टर की वैल्यू दे दी, और लास्ट है आपके पास जो मैंने अभी बताया था, वह देख लीजिएगा। यहां देखिए, जो कैरेक्टर है हमेशा सिंगल कोट्स आएंगे, ठीक है, ये देखिएगा सिंगल कोट्स है, और जबकि स्ट्रिंग जो होगी वो आपकी क्या होगी, डबल कोट से होगी। अब ये तो थे वैल्यूज, अब आप देखते हैं आगे। देखिएगा वेरिएबल, अगर मैंने ये लिखा इंट a = 2, इसका मतलब है कि एक एरिया है a, उसकी वैल्यू है 2। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, 23 भी कर सकता हूँ, इसको 123 भी कर सकता हूँ, प्रोग्राम रन करेगा। ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगर मैंने इसके आगे कीवर्ड यूज कर दिया, ये कीवर्ड है, क्या है, CONST, इसका मतलब है कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट। अब मैंने लिखा इंट a = 2, ओके। अब मैंने लिखा a = 2। अब क्या हुआ, मैंने इसके अंदर 2 वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैं यदि मैं इसको 12 करूंगा तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, एक बार जो वैल्यू दे दी वही रहेगी, फिक्स रहेगी। और ये जो कांस्टेंट है, देखिएगा मैं आपको एक बार बताता हूं, ये देखिएगा आपके पास ये जो कांस्टेंट है आपका कीवर्ड है, मतलब हर कीवर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है। देखिएगा void, ठीक है। अभी हमने ये पढ़े, ये भी हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम को, सी प्रोग्राम की क्लासेस को पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे हम सारे कीवर्ड्स को कवर करते चलेंगे, ठीक है। अभी तक हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका, और फ्लोट हो गया, ठीक है, कैर हो गया। धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते चलेंगे, हम सारे कॉन्स्टेंट्स को, सारे कीवर्ड्स को कवर करते चलेंगे। ये आपका आज का, यहाँ पर आज हमने बेसिक ऑफ सी का थोड़ा सा पढ़ा है कि किस तरह से हम सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उनमें क्या क्या टोकन्स होते हैं। टोकन्स को फिर हमने आगे बढ़ाया आइडेंटिफायर्स में, फिर आइडेंटिफायर्स को हमने आगे बढ़ाएगा वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स में, कीवर्ड्स में। इस तरह से हमने आज प्रोग्रामिंग की एक नींव, जो फाउंडेशन होती है, वो हमने रख दी है। हम आगे की वीडियोज़ में इसी सी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।